तो भाइयों, बात कुछ यूँ है कि मैं भी पिछले 5 साल से मुसलसल पीपीएससी के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स दे रहा हूँ, पेपर्स को अटैम्प्ट कर रहा हूँ ताकि एक अच्छी जॉब हासिल की जा सके। तो इसी वजह से अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर तो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने लगा हूँ पीपीएससी के बारे में। आप उससे इत्तफ़ाक भी कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आप उससे इत्तफ़ाक या इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा। तो यार, बात कुछ यूँ है कि जब से ये पीपीएससी का स्कैंडल आया है उस वक़्त से बहुत से स्टूडेंट, सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, जिन्होंने पीपीएससी की तैयारी करना छोड़ दी है, जिनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि हम पीपीएससी के थ्रू एक अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने प्रिपरेशन करना बंद कर दिया है क्योंकि उनका पीपीएससी के ऊपर एतमाद था। जो लोग पीपीएससी के ज़रिए जॉब हासिल करके आए हैं इससे पहले, उन्होंने भी बताया था हम लोगों को कि ये पीपीएससी एक शफाफ अदारा है कि अगर आप अपनी मेहनत करेंगे तो आप अगर डिज़र्व करते होंगे तो ज़रूर आपको इसके ज़रिए जॉब मिलेगी। लेकिन जब से ये स्कैंडल आया है तो ज़ाहिरी बात है हर इंसान के दिमाग में ये बात चलती है कि यहाँ पे तो सिफारिश चलती है, यहाँ पे रिश्वत चलती है। अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं या इतनी अच्छी सिफारिश नहीं है कि हम पीपीएससी के थ्रू कोई जॉब हासिल कर लें। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पिछले बहुत से सालों से 8-8, 10-10 साल से 12-12 साल से मेहनत कर रहे थे मुसलसल कि एक अच्छी जॉब हासिल की जा सके, उन्होंने प्रिपरेशन करना बंद कर दिया है। बात भी सही है क्योंकि पीपीएससी के थ्रू जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर जॉब हासिल करने के लिए, वो या तो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, यानी ऐसी फैमिली से होते हैं जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें। लेकिन इसके बावजूद जो माएँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, अपनी ज्वेलरी बेचकर, जो वालिद होता है, जो बड़े भाई होते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर लगाते हैं कि चलो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें, अच्छी तालीम हासिल करने के बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हमारा जो घर का सर्कल है वो चलता रहेगा। लेकिन इस सारे स्कैंडल आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जो नाउम्मीद हो चुके हैं। तो इसके बावजूद हालांकि हमारे जहन में भी आता है, मैंने भी पिछले 5-6 साल से एफ़र्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए पीपीएससी के थ्रू। इसके बावजूद हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए, हमें अपनी मेहनत के ऊपर और अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए कि हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका सिला ज़रूर मिलेगा। वो लाजमी नहीं है कि पीपीएससी की जॉब की सूरत में ही वो हमें सिला मिले, वो किसी और सूरत में मिल सकता है। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, बिल्कुल मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपनी एफ़र्ट्स को कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह इसका फल जो है हमें ज़रूर मिलेगा। तो 2015 में मैंने ये पेपर देना स्टार्ट किए थे। जो भी जॉब्स आती थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मेरी जो फाइनल डिग्री है एमएससी केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जॉब्स आती थी पीपीएससी के थ्रू मैं उनमें अप्लाई करता था। टोटल 6 टाइम्स मैंने अप्लाई किया। फ़र्स्ट टाइम 2015 में जब मैंने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया था तो उस वक़्त मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सका क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी। उस वक़्त मैं एफएससी को पढ़ा रहा था, जो तैयारी थी उसी की बेस के ऊपर मैंने पेपर दिया तो मेरे 60 मार्क्स आए, जो मेरिट बना वो 61 पॉइंट समथिंग था, तो इसलिए मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद से जो 5 टेस्ट दिए हैं, इंक्लूड दिस टेस्ट जो लेक्चर केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, उन 5 टेस्टों में मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई किया। हालांकि मैं फाइनल रिकमेंडेशन में नहीं आ सका, लेकिन फिर भी मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन लाजमी मेरी रिकमेंडेशन भी होगी। तो इस दफ़ा भी मैंने टेस्ट को क्लियर किया, जो पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर का टेस्ट हुआ था उसको क्लियर किया। उसके बाद इंटरव्यू भी हो गया। फिर ये सारा करप्शन वगैरह का चक्कर आ गया, वो केमिस्ट्री के पेपर का नाम भी करप्शन के अंदर आ गया। अब देखो उसके बारे में क्या फ़ाइनल फ़ैसला होता है। लेकिन मैं बताने ये लगा हूँ कि इसके बावजूद, इस सब के बावजूद मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो उसका कहीं ना कहीं सिला मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको भी यही मशवरा दूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आपको भी उसका ज़रूर कोई ना कोई सिला ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि पीपीएससी का जो करप्शन स्कैंडल आया उसके बाद पीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि हम अपनी साख को बहाल करेंगे।
वट एवर जो भी उनकी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करते हुए हम अपनी साख को बहाल करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, फिर 2-3 बातें ऐसी हुई हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या पीपीएससी अपनी साख को बहाल करने की कोशिश कर रहा है या मज़ीद उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहली बात तो ये है कि कुछ दिनों पहले लेक्चरर सराइकी का रिज़ल्ट आया, उसमें एक फ़र्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद उसको रिवाइज़ किया गया। रिवाइज़ करने के बाद जो 5th नंबर के ऊपर बंदा था जिसने फ़ाइनल सिलेक्शन हो गई थी जिसकी, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसी लो मेरिट वाले बंदे के साथ। और उसकी रीज़न जो सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि वो ओवर एज था। हालांकि वो रेस्क्यू 1122 में जॉब कर रहा था, लेकिन जो पीपीएससी वाले हैं वो ये कहते हैं कि रेस्क्यू 1122 जो है उसकी जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर वो नहीं आता, तो इसलिए हम उसको एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। हमें तो पहले, मुझे भी और आप लोगों को भी शायद पहले ये पता होगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको एज रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हीं को एज रिलैक्सेशन मिलती है, फेडरल वालों को भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो 1122 के बारे में उन्होंने कहा है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही है। तो वो जो बंदा जिसको इन्होंने आउट किया था फाइनल मेरिट लिस्ट से, उसने रिट दायर की हुई है। अब देखो उसका क्या फैसला आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो डिज़र्व करता है उस जॉब को, उसके हक़ में फ़ैसला आना चाहिए। अब देखिए, पीपीएससी की जो स्क्रूटनी होती है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे मेंशन करना होता है कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और किस महकमे में जॉब कर रहे हैं वो भी वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो अगर ये जो रेस्क्यू 1122 है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, तो वहीं पे उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। चलिए, वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, उस बंदे ने टेस्ट भी क्लियर कर लिया। फिर वो जब इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे भी आपका एनओसी चेक किया जाता है, जो आपने अपने महकमे से एनओसी लिया होता है। तो वहाँ पे उसको क्यों नहीं बताया गया कि भाई आप ओवर एज हो, आपने जो एनओसी लिया है रेस्क्यू 1122 से, ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, इसलिए आपको हम इंटरव्यू में नहीं बैठने देंगे। वहाँ पर भी उसको इंटरव्यू में बैठने दिया गया। जब उसकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो गई तो फिर इन लोगों को कहाँ से ख्याल आ गया कि ये जो 1122 है ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, इसलिए हम इस बंदे को स्किप कर रहे हैं और इसकी जगह पे कोई नया बंदा ऊपर लेके आ रहे हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि जो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको ये जॉब मिलनी चाहिए। अब दूसरी बात कि बहुत से जो यूट्यूब पे मैं भी वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लीक पेपर हुए हैं, जो लीक पेपर स्कैंडल में आए हुए हैं, इनके जिन लोगों के ये टेस्ट क्लियर हो गए थे उनसे दोबारा टेस्ट नहीं लिया जाएगा और बाकी लोगों से दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। इसकी लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री को ही हम लेकर चलते हैं, जो लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर हुआ मेल को लेकर, मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल को लेकर हम चलते हैं। जो मेरिट बना है इस दफ़ा लेक्चर केमिस्ट्री का वो बना है 40, यानी 40 जिसके मार्क्स आए हैं या 40 से ज़्यादा आए हैं उसने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। टोटल 8000 कैंडिडेट थे, 8000 प्लस थे मेल के जो कैंडिडेट थे, उसमें से सिर्फ 166 लोगों ने इस टेस्ट को क्लियर किया था। टेस्ट मुश्किल था, कम लोग इसको क्लियर कर सके, मेरिट 40 बना। अब सोचिए जो मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे वो कितने आए होंगे, 50 आए होंगे, 55 आए होंगे, इतने मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे। अब जब दोबारा रीटेस्ट होगा तो हो सकता है पेपर आसान आए, बल्कि बहुत चांसेस हैं कि पेपर आसान आए। वहाँ पे मेरिट चला जाता है 60 के ऊपर, वहाँ पे लोग मैक्सिमम मार्क्स ले लेते हैं 75 या 80 तक। अब मुझे आप ये बताएं, यहाँ पे जिस बंदे ने 45 या 50 मार्क्स लिए हैं, वहाँ पे एक बंदा 75 या 80 मार्क्स लेके आ रहा है रीटेस्ट के अंदर, तो दोनों का जब फाइनल मेरिट बनेगा तो ये बेचारा जिसने 45 या 50 मार्क्स लिए हैं ये कहाँ पे स्टैंड करेगा, ये तो उनके नज़दीक भी नहीं जा सकता। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप दोबारा से रीटेस्ट करें, रीटेस्ट करने के बाद फिर उन बंदों को निकालें और उनका इंटरव्यू करें और फिर उनको फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर लेके आएँ। हालांकि इस बात की कोई लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई समझ आता है कि ये किस तरह से पॉसिबल है या कैसे करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो निकल के आ रही हैं। हालांकि पीपीएससी ने बहुत सीरियस, मैं ये सुन रहा हूँ कि रोज़ मीटिंग हो रही है कि कैसे हम अपनी साख को बहाल कर सकते हैं, क्या हम लाहे अमल तैयार करें जिससे हमारी जो साख है वो बहाल हो सके। लेकिन जब इस तरह की खबरें सुनते हैं, इस तरह की बातें हमारे तक आती हैं, तो फिर इससे पता चलता है कि पीपीएससी को इतना सीरियस नहीं है अपनी साख को बहाल करने के लिए।
मुझे तो दो ही तरीके नज़र आते हैं, या तो जो जिन्होंने पेपर ख़रीदे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाए, उनका अगर इंटरव्यू हो चुका है तो उनको इंटरव्यू लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, बाकी जो रिकमेंड होते हैं कैंडिडेट उनको फ़ाइनल सिलेक्शन उनकी कर दी जाए, या सिरे से ही इस पूरे प्रोसेस को कैंसिल कर दिया जाए। जितनी भी लेक्चरार्स की भर्ती हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए और कैंसिल करने के बाद दोबारा से इसको एडवर्टाइज़ किया जाए, दोबारा से टेस्ट इंटरव्यू जो भी इनका मुकम्मल प्रोसीजर है दोबारा से हो। इसके अलावा मुझे तो कोई हाल नहीं नज़र आता। ये तो कोई हाल नहीं है कि जो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं उनका दोबारा टेस्ट नहीं होगा, बाकियों का दोबारा टेस्ट होगा। भाई ये क्या बात हुई? अब यहाँ पे मेरिट 40 बन रहा है, वहाँ पे पता नहीं क्या मेरिट बनेगा। यहाँ पे अगर किसी के मैक्सिमम 55 मार्क्स आए हैं, वहाँ पे एक बंदा 75 ले जाता है, तो कैसे आप उनको कंपेयर करोगे? कैसे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकोगे कि ये दोनों बंदे जो हैं ये इक्वल प्रोसेस से गुजर कर आ रहे हैं? तो ये कुछ मेरी बातें थी, कुछ मेरी गुजारिशात थी, कुछ मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। हो सकता है आप इससे इत्तेफाक करते हो सकता है आप इससे इख्तलाफ करते हो। अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।